राजनयिक प्रतिनिधि को, राजनयिक को क्या विशेषाधिकार है, वीटो पावर क्या है इनको। व्यक्तिगत सुरक्षा के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। अब राजनयिकों को जो है न्यायालयों के आपराधिक मामलों से उन्मुक्ति है। यानी कोई किसी देश का राजनयिक है और उसके ऊपर अपराध का कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, क्योंकि वो प्रभुता संपन्न वाले राष्ट्र का राजनयिक है। प्रभुता संपन्न जो राष्ट्र है उसका प्रतिनिधित्व करता है। तो आपराधिक मामलों में कोई भी आपराधिक मामला हो तो उसको उन्मुक्ति दी गई है, उन्मुक्तियां उसको प्राप्त करना। यद्यपि राजनयिक प्रतिनिधियों से अपेक्षा की जाती है को ग्रहणकर्ता राज्य में, यानी जिस राज्य में उनको नियुक्ति हुई है राजनयिक प्रतिनिधि के रूप में, वहां जो है वहां कानून का उल्लंघन नहीं करेंगे, वहां कानून का माहौल नहीं बिगाड़ेंगे। फिर भी यदि ऐसी कोई परिस्थितियां होती हैं तो इनको ऊपर आपराधिक मुकदमा नहीं चला सकता है। लेकिन यदि कोई षड्यंत्र करने के दोषी हैं राज्य के विरुद्ध, ग्रहणकर्ता राज्य में कोई षड्यंत्र करते हैं, आपराधिक कोई षड्यंत्र करने में उनकी साजिश होती है, तो वहां उनको राजनयिक प्रतिनिधि को उन्मुक्ति प्राप्त नहीं है, आपराधिक उनके ऊपर आपराधिक मुकदमा चलाया जा सकता है। इसका एक महत्वपूर्ण वाद है गिलेनबर्ग का वाद। गिलेनबर्ग जो है स्वीडन का राजदूत था, स्वीडन का राजनयिक था, जो इंग्लैंड में नियुक्त हुआ राजनयिक पद पे, और इंग्लैंड में जॉर्ज प्रथम के विरुद्ध षड्यंत्र करने का उसको दोषी पाया गया, तो इसको गिरफ्तार किया गया वहां। तो इसका तर्क ये था कि क्योंकि वो राजनयिक प्रतिनिधि है, इसको इसलिए उसको उन्मुक्तियां प्राप्त है, उसको गिरफ्तार उसको नहीं किया जा सकता है। लेकिन न्यायालय का तर्क था, यह जवाब था कि चूंकि राज्य के विरुद्ध, राज्य के शासक के विरुद्ध षड्यंत्र रचा गया है, साजिश रची गई है आपके द्वारा, इसलिए जो है उसका बिना अभिसमय का उल्लंघन है, तो उसको जो है उनके खिलाफ जो है मुकदमा चलाया गया, इसमें उन्मुक्ति उनको प्राप्त नहीं हुई। अच्छा, इसमें राजनयिक के बच्चों, रिश्तेदार, परिवार, इष्ट मित्र, इनको भी उन्मुक्तियां प्राप्त नहीं। इसमें है केवल राजनयिक, जो राजनयिक प्रतिनिधि है उसी को उन्मुक्तियां प्राप्त हैं। एक इसका जो दृष्टांत है, हंगरी का राजनयिक भारत में नियुक्त हुआ और हंगरी की राजनयिक की तलाकशुदा पुत्री भारत पर्यटक के रूप में आई, और उससे एक जो है मोटर दुर्घटना हो जाती है, तो उसके ऊपर बात चलाया गया। तो उस लड़की का तर्क था कि चूंकि वो उसको उन्मुक्तियां प्राप्त हैं, विशेषाधिकार उसको है, उसके ऊपर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। लेकिन अदालत ने कहा कि चूंकि राजनयिक प्रतिनिधि को केवल उन्मुक्तियां प्राप्त हैं, अब वो उनकी पुत्री, राजनयिक की पुत्री जो है उनके साथ नहीं रह रही थी, न उनके निवास स्थान में रहने आई थी, बल्कि वो एक पर्यटक के रूप में आई थी, टूरिस्ट के रूप में आई थी, इसलिए यह उन्मुक्ति जो है उनको प्राप्त नहीं हो सकती। उनका तर्क खारिज कर दिया और उसके ऊपर मुकदमा चला गया। तो इसी प्रकार उनके रिश्तेदार, नातेदार यदि कोई गलती करते हैं या कोई वो करते हैं, अपराध करते हैं, तो कानून के अनुसार उस पर जो है उनके ऊपर मुकदमा चलाया जा सकता है, उनको उन्मुक्तियां प्राप्त नहीं। और ये हम इसमें एक महत्वपूर्ण बात है, ये जान लेना चाहिए हम लोगों को कि यह उन्मुक्तियां, राजनयिक प्रतिनिधि को उन्मुक्तियां उतने प्राप्त हैं जितना वो दूतावास से, यानी प्रभुता संपन्न राज्य
के सरकार से संबंधित हो, जिस कार्य के लिए वो दूतावास में नियुक्त किया गया है राजनयिक, तो उसी से संबंधित, उसी से रिलेटेड यदि कोई अपराध होता है, कोई कार्य होता है, तो उसके लिए जो है उन्मुक्तियां हैं, लेकिन व्यक्तिगत कार्य के लिए कोई उन्मुक्तियां उसको प्राप्त नहीं। एक फ्रांस का मामला है। एक राजनयिक भारत में आया, फ्रांसीसी राजनयिक जो है उसकी नियुक्ति भारत में होती है, और भारत का नागरिक कोई उससे मिलने जाता, पर्सनल कार्य के लिए मिलने जाता, और फ्रांसीसी राजनयिक जो है उसको शारीरिक क्षति पहुंचाता है, इसका वो मुकदमा दायर करता है। तो उस फ्रांसीसी राजनयिक क्या था कि चूंकि ये घटना उसके दूतावास के अंदर हुई है और उसको उन्मुक्तियां प्राप्त हैं, उसके ऊपर मुकदमा नहीं किया जा सकता, उसको वीटो पावर है, विशेषाधिकार है। न्यायालय इस तर्क से असहमत था। न्यायालय ने कहा कि बिना अभिसमय का खुला उल्लंघन। राजनयिक प्रतिनिधि जो है, जब उस प्रभुता संपन्न सरकार के हित में, उसके प्रभु संपन्न सरकार के, सॉवरेन स्टेट के लिए कोई कार्य करता है, के संबंधित कोई कार्य करता है, उस देश के हित के लिए कोई कार्य करता है, तो वो राजनीतिक प्रतिनिधि के कार्यों में आता है। लेकिन यदि व्यक्तिगत कोई कार्य करता है तो उसमें नहीं है, उसको वो उसमें उसका नहीं होता, उसमें काउंट नहीं होता, वो उसमें नहीं आता उच्चताधिकार। तो चूंकि वो नागरिक को अपने भले ही उसका दूतावास उसका क्षेत्र है, वहां उसका जो है शारीरिक क्षेत्र उसको पहुंचाई है, तो चूंकि यह कार्य उसका व्यक्तिगत था, सरकार से रिलेटेड नहीं था, वो सॉवरेन स्टेट से संबंधित नहीं था, तो इसलिए जो है उसको उन्मुक्तियां प्राप्त इसमें नहीं होगी, वो दोषी होगा इसके लिए। नेक्स्ट है दीवानी अधिकार से उन्मुक्ति। दीवानी का कोई मुकदमा इनके ऊपर नहीं चला सकता, दीवानी भी नहीं, अपराधी नहीं चलेगा, दीवानी भी नहीं चलेगा, तो इनको दीवानी किसी भी अदालत में दीवानी मुकदमा इनके खिलाफ दायर नहीं किया जा सकता, ना इनको बुलाया जा सकता है, तलब किया जा सकता है, दीवानी न्यायालय को पावर भी नहीं। लेकिन यदि कोई बात व्यक्तिगत प्रॉपर्टी से हो, उस राजनयिक के व्यक्तिगत संपत्ति से हो विवाद कोई, तो उसका मुकदमा चला जा सकता है। लेकिन कोई संविदा या बात राज्य सरकार यानी सॉवरेन स्टेट, संपन्न सरकार से संबंधित कोई है तो नहीं चल सकता। तो हम हमेशा ध्यान रखेंगे कि राजनयिक को विशेषाधिकार, वीटो पावर, उन्मुक्तियां प्राप्त तो हैं, लेकिन यदि सॉवरेन स्टेट यानी प्रभु संपन्न सरकार के लिए उससे संबंधित कोई कार्य होता है तभी उसको उन्मुक्तियां प्राप्त हैं, व्यक्तिगत कार्य के लिए नहीं। व्यक्तिगत कोई अपराध करता है, व्यक्तिगत कोई प्रॉपर्टी, चल संपत्ति पे कोई हिंसा, कोई विवाद होता है, तो उसके लिए स्वयं जिम्मेदार है, उसके लिए सरकार उसको विशेषाधिकार नहीं। अब एक स्थिति और आती है, एक तीसरे देश की स्थिति आती है। मान लीजिए कोई राजनयिक यात्रा कर रहा है और जिसे भारत का राजनयिक है, उसकी नियुक्ति अमेरिका या मान लीजिए रूस में होती है, रूस में मॉस्को में उसकी नियुक्ति होती है भारतीय राजनयिक दूतावास में। भारतीय राजनयिक है, रूस में जा रहा है, रास्ते में पाकिस्तान का क्षेत्र पड़ता है, पाकिस्तान से होकर जा रहे ऊपर से, तो जब वो दूसरे एक तीसरे देश से गुजर रहा होता है तो भी उसके ऊपर कोई बात नहीं चला जा सकता, क्योंकि जो उन्मुक्तियां उसको उच्च देश में प्राप्त है, जहां ग्रहणकर्ता राज्य ने जो उन्मुक्तियां दे रखी वही उन्मुक्तियां यहां भी है उसको, तो उसके ऊपर भी कोई मुकदमा नहीं चला सकता है। उसको वही उन्मुक्तियां हैं
जो ग्रहणकर्ता राज्य ने प्रदान की है, वही मुक्तियां तीसरे देश के राज्य से होकर गुजरता है, उसमें भी, उस क्षेत्र में भी उसको वही मुक्तियां प्राप्त है। नेक्स्ट एक है, इसका अपवाद भी है, बिना अभिसमय के अनुच्छेद 3 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति जो राजनयिक है, किसी देश में है, और वो कोई अचल संपत्ति जो ग्रहणकर्ता के राज्य में स्थित है उसके संबंध में लागू नहीं होती है। अचल संपत्ति में कोई विवाद होता है तो उसको उन्मुक्तियां प्राप्त नहीं है, क्योंकि वह अचल संपत्ति उसका व्यक्तिगत संपत्ति है, राज्य सरकार की नहीं, सॉवरेन स्टेट की नहीं है, इसलिए उसमें उसको उन्मुक्तियां प्राप्त नहीं है। व्यक्तिगत सिविल हो या क्रिमिनल हो, दीवानी हो या आपराधिक हो, यदि कोई व्यक्तिगत है तो उसमें उन्मुक्तियां प्राप्त नहीं है। लेकिन वही चल या अचल संपत्ति यदि सॉवरेन स्टेट, प्रभु संपन्न सरकार के जो संपन्न सरकार की हो, या वो राजनयिक जो है प्रभु संपन्नता सरकार के लिए या उसके लिए रखा हो प्रॉपर्टी, वो संपत्ति, चल अचल संपत्ति, तो उसमें उन्मुक्तियां प्राप्त है, तो उसके खिलाफ मुकदमा नहीं दायर कर सकता, न चलाया जा सकता है, न उसको तलब किया जा सकता है। यदि सरकार से संबंधित है, सॉवरेन स्टेट, प्रभु संपन्न सरकार से संबंधित है कोई कार्य, तो उसमें उन्मुक्तियां हैं। लेकिन व्यक्तिगत कार्य से है तो उसमें उन्मुक्तियां बिल्कुल नहीं है, साधारण नागरिक तरफ से ऊपर डीलिंग होगी इसकी। इसी प्रकार उत्तराधिकार के मामले में भी, उत्तराधिकार वरासत इन के मामलों में उन्मुक्तियां प्राप्त नहीं है, वो कानून के अनुसार जैसा होगा होगा। व्यापार के संबंध में, व्यापार यदि सॉवरेन स्टेट का है, प्रभु संपन्न सरकार से संबंधित हुआ व्यापार है, उसके लिए कार्य किया जा रहा है, व्यापार जो फायदा हो रहा है वो सॉवरेन स्टेट, प्रभु संपन्न सरकार के लिए हो रहा है, तो उसके लिए उन्मुक्तियां प्राप्त हैं। लेकिन कोई व्यापार अपने लिए कर रहा है, व्यक्तिगत अपने लिए कर रहा है, अपने परिवार के लिए कर रहा है, अपने रिश्तेदार नातेदार के लिए कर रहा है, तो उसमें उन्मुक्तियां उनको प्राप्त नहीं। निवास स्थान संबंधी उन्मुक्ति, यदि निवास स्थान जो, मतलब आप ये समझ लें कि हर देश में जो एक संपन्न सरकार है, सॉवरेन स्टेट है, तो हर देश में जो है दूतावास होते हैं हर देशों के। जैसे भारत में दूतावास हैं पाकिस्तान के, अमेरिका के, रूस के, यानी सभी देशों के जिनसे इनका संबंध है, राजनयिक संबंध है, तो सब देशों के दूतावास लगभग भारत में है, और उनको भारत में एक क्षेत्र दे दिया गया है कि अपना आपका क्षेत्र, निवास स्थान यहां तक रहेगा, उसमें जो है कोई दखल नहीं कर सकता, वह उनका स्थान माना जाएगा। जिसे मान लीजिए भारत ने रूस को दे दिया है कोई क्षेत्र कि, और वहां रूस के राजनयिक रहते हैं और उनका क्षेत्र दे दिया गया कि यहां से यहां तक आपका है, तो वहां रूस का झंडा लगा रहेगा, रूस की पताका, रूस का झंडा लगा रहेगा, और वह क्षेत्र रूस के अंदर में रहेगा। वहां कोई कार्य करता है या कोई अपराध करता है तो रूस के विरुद्ध अपराध माना जाएगा, वहां भारत के विरुद्ध नहीं। तो क्योंकि संपन्न सरकार रूस भी है, तो रूस का राजनयिक यहाँ है हमारे यहाँ भारत में, तो वहां उस क्षेत्र में हम दखलंदाजी नहीं कर सकते हैं, भारत सरकार नहीं कर सकती। लेकिन उनकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी इनकी है, भारत सरकार सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी उनकी देगी, पूर्ण रूप से सुरक्षा उनकी करेगी। और वहां पर कोई यदि अपराध करता है, या कोई ऐसा व्यक्ति जो अपराध करके, भारत में अपराध करके और रूसी दूतावास में चला जाता है, रूसी राजनयिक के पास चला जाता है अपनी सुरक्षा करने के लिए, तो भारत सरकार या किसी सरकार को वो इतना अधिकार उसको नहीं है कि वो रूसी दूतावास में घुस के, जो उसके ही देश में स्थित है, उसमें घुस के उस अपराधी को पकड़ लावे, वो उनको अधिकार नहीं है।
इस पे रोक है। लेकिन सामान्यतः ये होता है, राजनयिक जो है वो दो देशों के बीच अच्छे संबंध स्थापित करने के लिए रखे जाते हैं। तो यदि अपेक्षा उनसे ये होती है कि कोई ऐसा अपराधी उनके क्षेत्र में घुस गया है किसी प्रकार से, तो उसको जो है सौंप देंगे, तो सरकार को, ग्रहणकर्ता राज्य को सौंप देंगे। सामान्यतः ऐसा होता है, क्योंकि इससे मधुर संबंध बने रहते हैं। लेकिन यदि नहीं करता है, सौंपता नहीं है, तो ग्रहणकर्ता राज्य को उस दूतावास में उस राजनयिक के क्षेत्र में घुस के उस अपराधी को पकड़ने का अधिकार नहीं। लेकिन ये बिना अपसमय का खुल्लम खुल्ला बहुत सारे राष्ट्रों में, बहुत सारे देशों में इसका उल्लंघन हो रहा है। जैसे जब तालिबान जो है, अफगानिस्तान सरकार से लड़ाई तालिबानों की हो रही थी, तो अफगान सरकार के राष्ट्रपति जो है उसमें नजीबुल्ला थे, और नजीबुल्ला अमेरिकी दूतावास में घुस गए थे अपनी जान बचाने के लिए। लेकिन उस अमेरिकी दूतावास में, जिसमें पावर नहीं था जाने का, अधिकार नहीं था तालिबानों का, लेकिन उसमें घुस के नजीबुल्ला को घसीट लाया, बाहर खींच लाया और उनको मार डाला। तो उसने खुल्लम खुल्ला उल्लंघन किया। इसी प्रकार पाकिस्तान ने भी उल्लंघन किया है बिना अपसमय का। राजेश मित्तल के मामले में जिसका सेशन हम पीछे कर चुके हैं, लेकिन भारत ने ऐसा कभी उल्लंघन नहीं किया। जो सभ्य राष्ट्र होते हैं वो इसका उल्लंघन नहीं करते हैं। राजेश मित्तल के मामले में पाकिस्तान ने उल्लंघन किया, लेकिन भारत ने पाकिस्तान के दो उच्चायुक्तों को, दो राजनीतियों को निष्कासित कर दिया और कहा कि 48 घंटे के अंदर छोड़ दें देश। लेकिन उनके खिलाफ जो है, उनको कोई प्रताड़ना उनकी नहीं की राजनीतियों की, मुक्तियां उनको प्राप्त है, इज्जत किया और संपालन किया बिना अपसमय का। तो यह है कि तमाम राष्ट्र जो है, बांग्लादेश में भी पालन नहीं होता है, राजनीतिक प्रतिनिधियों को जो विशेषाधिकार है बिना अपसमय का पालन नहीं होता है। बांग्लादेश में भी, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, ये सारे राष्ट्र जो असभ्य राष्ट्र हैं। अब कौन असभ्य है कौन सभ्य है इसके बारे में नहीं कुछ कर सकते हैं, लेकिन जो राज्य असभ्य है वो इसका उल्लंघन कर देता है, बिना अपसमय का विशेषाधिकारों को उल्लंघन कर देता है। तो और नेक्स्ट है साक्षी के रूप में। राजनयिक प्रतिनिधि को साक्षी के रूप में किसी भी अदालत में कोई भी न्यायालय उनको नहीं बुला सकता कि गवाही देने के लिए आ जाए। उनको मुक्तियां प्राप्त है, केवल कलमा न भेजे, उनको अधिकार, अदालत को अधिकार नहीं है उनको तलब करे, उनको साक्षी के रूप में समन करे, उनको विशेषाधिकार, वीटो पावर है, तो दहाड़ के कह देता है राजनयिक, और उनको कोई पावर नहीं, टाइटल फिक्स हो जाता है समन करवाने। तो नेक्स्ट जो है करों से उन्मुक्तियां, इनको जो है हर प्रकार के कर से उन्मुक्ति दी गई है, विशेषाधिकार है, उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं लग सकता है, कोई टैक्स न दे तो इनका कोई कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन सामान्यतः सॉवरेन स्टेट के जो प्रतिनिधि होते हैं, राजनयिक प्रतिनिधि होते हैं, यदि प्रभु संपन्न सरकार के जो राजनयिक प्रतिनिधि किसी देश में जाते हैं, जैसे जल कर हुआ और बिजली कर हुआ, ये सब छोटे मोटे कर इसलिए दे देते हैं ताकि उसमें मर्यादा इनकी बनी रहती है। यद्यपि न दें तो इनसे टैक्स वसूला नहीं जा सकता है, फिर भी इसलिए देते हैं कि थोड़े पैसे के लिए अपनी मर्यादा बनी रहे, क्योंकि जो पैसा देंगे वो सरकार के खाते में जाएगा, वहां ग्रहणकर्ता राज्य के सरकार के खाते में जाएगा, उसका विकास होगा। तो ये थोड़े मोड़े जो है इसके लिए कोई जो है इनको मुक्तियां प्राप्त है, ना दें, कोई भी टैक्स इनके ऊपर नहीं लगता, लेकिन फिर भी ये दे देते हैं। तो ऐसा लगभग सारे सभ्य राष्ट्र कहते हैं। ये करों से उन्मुक्तियां जो है इसको बिना अपसमय के अनुच्छेद 34 और 36 में इसका प्रावधान किया गया है। इनके ऊपर करों के लिए, कर के वसूली के लिए इनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, इनको वीटो पावर यानी विशेषाधिकार।
पुलिस नियमों से उन्मुक्ति, पुलिस इनको नहीं पकड़ सकती, पुलिस को टार्चर नहीं कर सकती, पुलिस का कोई नियम इन पर लागू नहीं होता। यहां तक कि ट्रैफिक का भी नियम, पुलिस ट्रैफिक का भी नियम इनके ऊपर नहीं लागू होता। लेकिन चूंकि राजनयिक एक सॉवरेन स्टेट के प्रतिनिधि होते हैं, तो माना जाता है सॉवरेन स्टेट, जिससे भारत का कोई राजनयिक प्रतिनिधि अमेरिका में गया तो माना जाता है ये भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा है, भारत वहां पहुंच गया। और जो जब दोनों देशों के बीच अच्छे संबंध रहते हैं तो वहां के ट्रैफिक नियमों या पुलिस के कानून का, वहां के कानून का उल्लंघन कोई राजनयिक नहीं करता है, बल्कि जो है ऐसी कोई परिस्थिति भी उत्पन्न नहीं करता है जैसे उनके नाते वहां का पुलिस नियम, पुलिस रेगुलेशन बाधित हो, उसका उल्लंघन हो। तो ये हमेशा मर्यादा रखते हैं कि इनके लिए जो है, इनके नाते वहां के नागरिकों को कोई परेशानी न हो, कि ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन और सारे नियमों का उल्लंघन, पुलिस के जो रेगुलेशन से सारे नियमों का उल्लंघन, इसे नहीं करते, मर्यादा का पालन करते हुए ये रहते हैं, बहुत ही मर्यादा का पालन करते हुए रहते हैं। उपासना करने का अधिकार, जैसे भारत का कोई राजनयिक, मान लीजिए कोई हिंदू राजनयिक जो है पोस्टेड हो जाता है, नियुक्त हो जाता है तुर्की में या अमीरात में, यानी किसी खाड़ी देश में, मॉडर्न कंट्री में, मुस्लिम कंट्री में नियुक्त हो जाता है, कट्टर विरोधी है, हिंदू कट्टर विरोधी है वो देश, लेकिन राजनयिक हमारा गया है वहां, हिंदू है, तो जो उसका क्षेत्र है अपने दूतावास के अंदर, जो उसका क्षेत्र है वहां उसको जो है उपासना, पूजा करने का, उपासना करने का, संगीत करने का सारा पूरा उसका अधिकार उसको है, वह कर सकता है, कोई रोक टोक नहीं। और अधिकारियों और उनके परिवारों तथा सेवकों के ऊपर नियंत्रण करने का अधिकार, जो राजनयिक हैं उनका जो दूतावास है, दूतावास में जो अधिकारी, कर्मचारी, सेवक, उनके परिवार के लोग हैं, उन पर सदैव नियंत्रण अपना रखते हैं राजनयिक। वो कोई गलत कार्य न करे, किसी कार्य में लिप्त न हो, दूतावास या प्रभु संपन्न सरकार के विरुद्ध कोई कार्य न करें, जिसकी और ग्रहणकर्ता राज्य के विरुद्ध कोई कार्य न हो जिससे प्रभु संपन्न सरकार, सॉवरेन स्टेट का की बदनामी। तो ऐसा है, वो पूरा नियंत्रण अपने अधिकारियों, अधीनस्थ अधिकारियों, सेवकों, उनके परिवारों, कर्मचारियों, सबके ऊपर रखते हैं। सूचना अपने राज्य में भेजने का अधिकार, राजनयिक प्रतिनिधि इसीलिए नियुक्त किए जाते हैं ताकि वहां की सूचनाएं, घटनाएं की कड़ी निगरानी करें और अपने देश में उन सूचनाओं को भेजते रहें। और ग्रहणकर्ता राज्य में स्वतंत्रता और सफलतापूर्वक भ्रमण करने का अधिकार, राजनयिक कोई प्रतिनिधि ग्रहणकर्ता राज्य में संपूर्ण घूम सकता है, जहां चाहे घूम सकता है, उसको कोई रोक टोक नहीं है, कोई उसको रोक नहीं सकता। अस्थायी तथा सैनिक उत्तरदायित्व से मुक्त, कोई सैनिक और स्थानीय कोई लोकल बॉडी जो वहां की है, इससे भी उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इससे भी उनको पूर्ण रूप से उन्मुक्तियां प्राप्त हैं। तो यदि, और इसमें एक बात हम और इसमें बताएंगे कि राजनयिक प्रतिनिधि को उन्मुक्तियां तो प्राप्त है, लेकिन क्या वो खो भी सकते हैं उन्मुक्तियां, उनको चली भी जाती है? हाँ, राजनयिक प्रतिनिधि जो है उनको विशेषाधिकार प्राप्त है, लेकिन यदि वो चाहे तो अपनी उन्मुक्तियां खो भी सकते हैं। जैसे किसी बात के लिए कोई न्यायालय उनके ऊपर पास सम्मन भेजता है तो उनको ये अधिकार है वो कहलवा भेजे, केवल उनको जाने का अधिकार, वहां जाना नहीं चाहिए, वह किसी से कहलवा भेजे कि जो आया है, उनको सम्मन आया है, क्योंकि वो राजनयिक प्रतिनिधि है, उनको विशेषाधिकार है, उनको ये सम्मन उनके खिलाफ नहीं हो सकता, उनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, उनको कोई बुरा नहीं सकता कोई अदालत, और कहलवा भेजे, डांट दे, अदालत चुप हो जाएगी। लेकिन यदि सम्मन या नोटिस आने के बाद राजनयिक जाकर अदालत में हाजिर हो जाता है
और मुकदमा चलने के लिए आगे स्वीकृति अपनी दे देता है, तो उन्मुक्तियां खो देता है, तब बाद में यह इसका आधार नहीं ले सकता है कि उसके ऊपर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है और उसको विशेषाधिकार, राजनयिक के विशेषाधिकार है, उसके ऊपर मुकदमा नहीं चला सकता, यह आधार फिर नहीं दे सकता दोबारा एक बार खोने के बाद। तो इसमें विशेष ध्यान देना होता है कि कोई भी मुकदमा उसके ऊपर चले तो सर्वप्रथम जो है अपना कहलवा भेजे, किसी से अपने सेवक कर्मचारी या किसी वहां के किसी से चिट्ठी भेज दे, फोन से कह दे कदाप नहीं, आप जो उसको दिया तुरंत वापस लीजिए, और आपको कोई सम्मन कोई नोटिस भेजने का अधिकार हमारे विरुद्ध नहीं है, क्योंकि हम सॉवरेन स्टेट के राजनयिक हैं। अच्छा, ये उन्मुक्तियां क्या खत्म भी हो जाती हैं? हाँ, ये उन्मुक्तियां खत्म भी हो जाती हैं यदि जिस देश ने उनको नियुक्त किया है वह वापस बुला ले अपने यहाँ, उन्मुक्तियां खत्म हो जाती हैं। यदि ग्रहणकर्ता राज्य में जहां उनकी नियुक्ति हुई है, ग्रहणकर्ता राज्य उनको अवांछनीय घोषित कर दे कि हम उनको स्वीकार नहीं करेंगे, तो खत्म हो जाएंगी उन्मुक्तियां उनकी। यदि ग्रहणकर्ता राज्य पासपोर्ट उनको दे दे, पासपोर्ट देने के अर्थ हो जाता है कि तुरंत देश छोड़ दीजिए आप, तो या वो कोई षड्यंत्र कर देते हैं, वहां के सरकार के विरुद्ध कोई षड्यंत्र करते हैं, तो इन सब सारी दशाओं में जो पिछले भी अभी बता भी चुके हैं, तो उन्मुक्तियां अपनी जो है खो देते हैं। यदि किसी देश ने उनको वापस बुला लिया और बाद में उनके ऊपर कोई मुकदमा चल जाता है वहां किसी अपराध के लिए, तो उनको मुक्तियां प्राप्त नहीं होती। जैसे पासपोर्ट दे दिया ग्रहणकर्ता राज्य ने या अवांछनीय घोषित कर दिया, उसके बाद कोई अपराध होता है तो उसमें मुक्तियां प्राप्त नहीं। आज का सेशन इतना ही, धन्यवाद। अगले सेशन में हम युद्ध के नियमों के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।